नमस्कार दोस्तों, इंडियाज अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जहां पर हम एमपीपीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स को प्रिपरेशन यहां पे कर रहे हैं। ये जो करंट अफेयर्स अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसमें हम 2024 दिसंबर में जो न्यूज़ इवेंट हुए उसको कवर करेंगे और हम प्रयास करेंगे 50 एमसीक्यू के थ्रू कम से कम 200 पॉइंट्स आपको याद करवाएं, वो भी 15 मिनट में। और सारा करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्मेट में हो। इसका पीडीएफ भी आप इस चैनल में जाके प्राप्त कर सकते हैं @इंडियाज अफेयर्स बाई दिवस द्विवेदी। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन किस बारे में है? पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या हुआ था कि जो भोपाल गैस रिसाव के बाद जो गैस जो वहाँ पे वेस्ट बचा हुआ था, उसको रिलोकेट किया जा रहा था, उसको डिकम्पोज करने के लिए। और ये पीथमपुर में होने वाला था, भोपाल से। उसको लेकर काफी विवाद हुआ। उस संबंध में कुछ यहाँ पे करंट अफेयर्स था जिसको हम यहाँ पे चर्चा करते हैं और देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न था, भोपाल गैस रिसाव किस वर्ष हुआ? तो आपको पता है कि 2-3 दिसंबर 1984 में ये क्या हुआ था, भोपाल गैस रिसाव हुआ था। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो थी, एमआईसी, का रिसाव हुआ था। जो खास तौर पे अगर आप देखेंगे, जो वहाँ पे फैक्ट्री थी, जिसे अगर आप देखें तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड था, वहां से इस गैस का रिसाव हुआ था। और इसमें लगभग 5 लाख के आसपास लोग प्रभावित हुए। तो हजारों लोगों की यहाँ पे मृत्यु होने की संभावना थी, मतलब मृत्यु होने के आंकड़े यहाँ पे सामने आए हैं। तो ऑफिशियल ना ऑफिशियल अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन ऐसा माना कि हजारों लोगों की यहाँ पे मौत हुई। तो इस संबंध में यहाँ पे क्वेश्चन था। इसके अलावा कुछ अगला क्वेश्चन भी इसी संबंध में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे 1986 है, तो इस पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पारित हुआ है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए और पर्यावरण संबंधी बहुत सारे कानून इसके अंतर्गत यहाँ पे शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो ये 1986 किससे संबंधित है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 2, भोपाल में यूनियन कार्बाइड संयंत्र में कौन सी विषैली गैस थी? एमआईसी है। अगर हम बात करें फॉस्जीन के बारे में, तो फॉस्जीन को अगर आप देखेंगे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध, वहां पे फॉस्जीन गैस का यूज किया गया था। और इसका बेसिकली जो पर्पज ये था कि रासायनिक हथियार में बना। और सैरिन की बात करें तो ये एक नर्व एजेंट की तरह काम करती है। हालांकि इसका औद्योगिक उत्पादन नहीं होता। ये भी बहुत खतरनाक हानिकारक गैस है। लेकिन इन सब का नहीं, बल्कि यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यहाँ पे लीक हुई थी। फिर जिसे 40 साल बाद अगर आप देखेंगे, जिसमें जिसका जो वेस्ट था लगभग 337 टन था, उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, निपटान का प्रयास यहाँ पे सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने सफाई अभियान को ढकोसला बताया और कहा केवल 1% ही कम कचरा अभी तक में हटाया गया? तो कौन सी संस्था थी? ये संस्था बेसिकली थी द गार्जियन। द गार्जियन ये बेसिकली न्यूज मैगजीन है। कहाँ की? ब्रिटेन की। कहाँ की है? ब्रिटेन की। तो इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन। मैगजीन कहाँ की? ब्रिटेन की है। 2024 में इसने रिपोर्ट दी थी कि जितना जितना वहाँ पे वेस्ट था, उसमें से केवल 1% ही हटाया गया। ग्रीन पीस के बारे में बात करें, ग्रीन पीस भी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। और ग्रीन पीस बेसिकली काम करती है किस चीज को लेके? इससे संबंधित जो लोग हैं उनको न्याय दिलाने के संबंध में यहाँ पे काम करते हैं ग्रीन पीस। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे काम करता है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो गई। अगर हम बात करें थोड़ा सा ग्रीन पीस के बारे में, तो ग्रीन पीस को स्टेब्लिश कहाँ किया गया था? इस पे थोड़ा सा नजर डालें। इसे 1971 में स्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे? कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में स्टेब्लिश किया गया था। और जिसका भारत में अगर देखें तो ग्रीन पीस इंडिया नाम से है। बेसिकली जो वर्ल्ड का सेंटर इसका कहाँ है? कनाडा में 1971 में स्टेब्लिश किया गया था। इसका बेसिकली पर्पज ये था कि पृथ्वी को जीवन योग्य बनाना, पूरे पर्यावरण को शुद्ध बनाना इसका पर्पज था। और इस संबंध में जो जलवायु परिवर्तन है, वनों का कटाव है, या इस तरह से कोई प्रदूषण संबंधी घटना होती है, तो वहां पे ये बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाती है। ग्रीन पीस इंडिया है। ग्रीन पीस जो इंडिया है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु में मिलेगा। कहाँ पे? बेंगलुरु। ठीक है। अगर हम बात करें इसके फंडिंग के बारे में, तो सरकार या कॉर्पोरेशन कोई फंड नहीं लेता। जो वॉलंटरी फंड टोटल इसमें एक्सेप्टेड रहता है, तो कोई किसी से वैसे बेसिकली ये फंडिंग नहीं लेता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में, इसके बारे में अगर बात करें तो इसको 1969 में 1969 में 27 नवंबर को स्टैब्लिश किया गया था। और एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इसे बनाया गया था। और जो WWF इंडिया है, जिसकी बात हम बात करें, तो WWF इंडिया की हम बात करें 1969 में, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की बात करें, WWF जो वर्ल्ड का सेंटर है उसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आईयूसीएन का भी मुख्यालय, आईयूसीएन का ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। तो बहुत सारी संस्थाओं को मुख्यालय यहाँ पे स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। प्रश्न क्रमांक 5, मार्च 2022 में इस संस्था ने यहाँ पे आदेश दिया कि 6 माह में कचरा हटाया हटाया जाएगा।
तो कौन संस्था थी? ये संस्था थी एनजीटी। एनजीटी जिसका गठन कब हुआ था? 2010 में एनजीटी का गठन हुआ था। अगर हम बात करें एनजीटी के बारे में, तो अधिनियम एक पारित हुआ 2010 में, और 18 अक्टूबर को इसका गठन हुआ था। जो प्राकृतिक संसाधन, जो पर्यावरण संबंधी जो विवाद होते हैं, उसके निपटान के संबंध में एक ट्रिब्यूनल यहाँ पे बनाया गया है। और भारत, अगर हम बात करें, तो एक तीसरे देश के रूप में शामिल हुआ था। इसके पहले ऐसी संस्थाएं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही है। अन्य देशों में पर्यावरणीय न्याय के संबंध में कोई न्यायिक संस्था नहीं है। इसके 4 हेडक्वार्टर भी हैं, जिसका एक एमपी में भी हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में है, पुणे में है ना? पुणे में है। इसके अलावा कोलकाता में है, कोलकाता में, और कहाँ है? चेन्नई में है, चेन्नई। तो 4 जगह इसका हेडक्वार्टर है। इसमें जो सदस्य होते हैं, जो अगर अध्यक्ष जो होते हैं पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों, या 10 से 20 के बीच जो न्यायिक सदस्य इसमें सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारी भूमिका निभाई पर्यावरण संरक्षण के लिए। खासतौर पर दिल्ली में आपने सुना होगा 15 साल के पुराने व्हीकल बैन, तो ये सारी प्रक्रिया बेसिकली एनजीटी ने निभाई है। अगर अदर जो ट्रिब्यूनल से कंपेयर करें, तो एनजीटी को बहुत सारी शक्तियां यहाँ पे प्राप्त हैं। प्रश्न क्रमांक 6, ट्रिब्यूनल के बारे में बात करें तो 323 आर्टिकल है, उसमें ए और बी ट्रिब्यूनल के बारे में बात करते हैं। ए कैट के बारे में बात करें, जो सिविल सर्विस से संबंधित जो विवाद है, उसको हैंडल करने के लिए 323 ए कैट बनाया गया है। तो ठीक है, आगे पॉलिटिव डिस्कशन उसको देखेंगे। यहाँ पर हम बात करें प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व किस राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व जिसकी बात करिए, कहाँ पे लोकेटेड? शिवपुरी में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? शिवपुरी में। और इसको 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया सितंबर 2023 में ही घोषित कर दिया गया था, 2023 में। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, इसका टोटल बफर एरिया कितना है? 1751 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल बफर एरिया किसका? माधव टाइगर रिजर्व। कुछ तो प्रश्न था, शायद ही आए। इसके अलावा बाघ साबरू का जन्म यहाँ पे हुआ है, माधव टाइगर रिजर्व में, सितंबर 2024। अगर हम इसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, बाघों का जन्म हो चुका था। ऐसा माना जा रहा था कि 5 के आसपास बाघ यहाँ पे उपस्थित हैं, ऐसा काउंट करने में आ रहा था। तो बाद में ऐसा माना गया कि इसको भी क्या करते हैं, टाइगर रिजर्व बनाते हैं, कुछ और बाघों की संख्या यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो पहले 5 बाघ थे, बाद में क्या है, यहाँ पे बढ़ाने की बात हो रही है। प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में माधव टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना करने की प्लानिंग कर रही है? तो 1600 किलोमीटर स्क्वायर इसका सरकार यहाँ पे प्लानिंग कर रही है, इसको यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें, अशोकनगर में गुना क्षेत्र में जो पड़ता है, नए मुख्य डाकघर आधुनिकीकरण पर अनुमति यहाँ पे लागत कितनी आएगी? तो यहाँ पे ऐसा बनाया, जैसा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है, जिसकी लागत आएगी 2.1 करोड़। यहाँ पे जिसमें डिजिटल सर्विसेज, नागरिक सुविधा केंद्र वगैरह इसमें यहाँ पे शामिल होंगे। सॉरी। इसके अलावा नया मुख्य डाकघर कितने उप डाकघरों का संचालन करेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो सी, 10 उप डाकघरों का यहाँ पे संचालन करेगा। प्रश्न क्रमांक 13, इस परियोजना की आधारशिला किस मंत्री ने रखी? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है यहाँ पे, इसकी यहाँ पे आधारशिला रखी है। प्रश्न क्रमांक 14 इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एड्स डे 2024 की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका बी, टेक द राइट पाथ। टेक द राइट पाथ इसका यहाँ पे थीम था वर्ल्ड एड्स डे 2024 का। इसमें जो एचआईवी संक्रमित लोग हैं, उनको न्याय दिलाना, अधिकार देना, समान स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रदान करने के लिए रखा गया था। सभी के लिए जो स्वास्थ्य जीवन है ना, वो 2020 की थीम थी, पुरानी थीम थी। ये यूपीपीएससी में पूछा भी गया था। 2030 तक एड्स समाप्त करने की जो थीम, ये तो बेसिकली दीर्घकालीन लक्ष्य है, अभी का नहीं है ना? तो इस तरह से आप, एक सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी। इंदौर में इस आयोजन का उद्घाटन किन 2 प्रमुख व्यक्तियों ने किया? इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में इनका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री से बेसिकली वर्चुअली जुड़े हुए थे। प्रश्न क्रमांक 16, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत गाँव ने की? ओडीएफ प्लस स्थिति की। यहाँ पे 99% माना गया जो गाँव है, ओडीएफ प्लस की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, 99%। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर ओडीएफ ओडीएफ 3 कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिलती है। एक तो क्या होता है, मूल बेसिक होता है, जब जब ऐसा माना जाए कि कोई भी बाहर खुले में ओपन डिफिकेशन नहीं करता, खुले में शौच नहीं करता, ऐसा व्यक्ति ना पाया जाए, तो ऐसा माने तो ओडीएफ स्टेटस है। ओडीएफ प्लस का मतलब क्या होता है? ओडीएफ प्लस मतलब होता है 2014-18 में इसे लॉन्च किया गया था, फेज टू में लॉन्च किया गया था। इसमें पर्पज ये होता है कि एक तो ओडीएफ के सभी शर्तें मान ही रहे हैं, साथ ही जो कम्युनिटी टॉयलेट्स है, पब्लिक टॉयलेट्स, ये भी अच्छी कंडीशन में यहाँ पर है। ठीक है, ये ओडीएफ प्लस होता है। ठीक है, फिर ओडीएफ प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस। अभी ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है कि सभी शर्तें मान रहे हैं, साथ ही सुरक्षित व वैज्ञानिक प्रबंधन भी इनका हो रहा है, खासतौर पर सेफ्टी टैंक्स का, वाटर का, इन सबको व्यवस्थित यहाँ पे मैनेज हो रहा है, तो उसको ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस माना जाता है। आगे हम बात करें प्रश्न क्रमांक 17, एसबीएम ग्रामीण के तहत एमपी के कितने एमपी ने किसके साथ एमओयू किए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, पॉलिथीन प्रबंधन आरआरडी भोपाल के साथ यहाँ पे किसने एमओयू किए हैं। प्रश्न क्रमांक 18, जन कल्याण पर्व मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान दिसंबर 2024 में किस उद्देश्य से शुरू किए गए थे? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यहाँ पर बी,
लाभार्थियों को कल्याण योजना से जोड़ने के लिए। प्रश्न क्रमांक 19, 2024 में जोधैया बाई के निधन में से किस जनजाति कला को बड़ा नुकसान हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बैगा। बैगा जनजाति कला को यहाँ बड़ा नुकसान हुआ, इनके निधन से ऐसा माना जा रहा है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो जोधैया बाई बैगा थी, इनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था कब? 2023 में। देश गौरव से अवार्ड दिया था, पद्मश्री सम्मानित किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। गोंड के बारे में बात करें तो गोंड की जो प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में बात करें तो भूरी बाई हैं। इनके बारे में आपने नाम सुना होगा, भूरी बाई है। ठीक है, इसके अलावा जो मधुबनी पेंटिंग है ये बिहार से संबंधित है, मध्य प्रदेश संबंधित है नहीं, तो ये बिहार से। और वारली पेंटिंग कहाँ संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। तो उसका अंक 20 तो हमने देख लिया। पद्मश्री इनको कब मिला? 2023 में मिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। बात करें प्रश्न क्रमांक 21 की, मध्य प्रदेश में चीता के लिए नया आवास योजना के तहत कितने वर्ग किलोमीटर का शिकारी रोधी बाड़ा बनाया जाएगा? इसका क्या आंसर होगा? सही सही आंसर होगा इसका सी, 64 किलोमीटर में शिकारी रोधी बाड़ा बनाया जाएगा। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में शुरुआती तौर पर कितने चीते लाए जाएंगे? तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा 6 से 8 चीते यहाँ पे गांधी सागर में लाए जाएंगे। अब देखिए, चीता रिलोकेशन जो प्रोजेक्ट है ना, वो चलाया गया था नामीबिया से। सबसे पहले अफ्रीका के नामीबिया से कुनो में चीते लाए गए थे। अब इसको लेकर विवाद उठा, बहुत सारे चीतों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। और अभी क्या हो रहा है, बोत्सवाना से गांधी सागर जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां लाए जाएंगे मंदसौर में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23 बारे में बात करें। चीते के लिए वार्षिक कितने शिकार पशु उपलब्ध कराने की योजना है यहाँ पे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, 1560 से 2080। प्रश्न क्रमांक 24, वर्तमान में कितने शिकार पशु उपलब्ध हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? 475 के आसपास अभी वर्तमान उपलब्ध है। इसको बढ़ाने की यहाँ पे योजना है। इंदौर जीरो वेस्ट एयरपोर्ट अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4R, रीयूज, रिसाइकल और रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, और कुछ ऐसे करके 4R यहाँ पे बेसिकली इसका पर्पज यहाँ पे। इसका नंबर 26, इंदौर हवाई अड्डे पर जीरो वेस्ट ऑपरेशन शुरू करने हैं तो कौन सी सुविधा का उद्घाटन किया गया है? 3000 वर्ग फुट पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। कहाँ पे? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिस्टोर, ये उसका पर्पज था। इंदौर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी स्थापित की गई 3000 वर्ग फुट की, जो कचरे को छांटने, पुनः उपयोग, रिसाइकल करने में यहाँ पे सहायक होगी। प्रश्न क्रमांक 27, एसबीएम ग्रामीण प्रगति की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री एमपी अधिकारियों के साथ की किसने? जल शक्ति मंत्री ने की है। प्रश्न क्रमांक 28, जन कल्याण अभियान कितनी योजनाओं सेवाओं को लाभार्थियों से जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 34 योजनाएं 63 सेवाओं को यहाँ पे इससे जोड़ा गया है। प्रश्न क्रमांक 29, जोधैया बाई ने अपनी कला की शुरुआत कितने वर्ष की उम्र में की? तो इसका सही आंसर क्या? सही आंसर होगा डी, उन्होंने अपनी जो कला की शुरुआत 20 वर्ष की उम्र में की। प्रश्न क्रमांक 30, इंदौर एयरपोर्ट जीरो वेस्ट पहल के तहत गीले कचरे को किस में बदला जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या? सही आंसर होगा बी, उर्वरक में गीले कचरे को यहाँ पे बदला जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 31, मंदसौर में बूचड़खाने के लिए एनओसी जारी करने के निर्देश किसको दिया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, मुख्य नगर निगम अधिकारियों को यहाँ पर आदेश दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 32, स्थानीय निकाय ने शुरुआत में बूचड़खाने के लिए अनुमति क्यों नहीं दी? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, धार्मिक नगर का दर्जा यहाँ पे दे दिया गया था इस संबंध में यहाँ पर। तो एमपी हाई कोर्ट ने क्या किया है, इसको यहाँ पर रिजेक्ट भी किया है। और 2024 में एमपी हाई कोर्ट के ने मुख्य न्यायपालिका जो नगर पालिका अधिकारी हैं, उनको कानूनी बूचड़खाने के लिए एनओसी जारी करने का निर्देश दिया, क्योंकि धार्मिक कारणों से पूरे शहर को पवित्र घोषित करना अवैज्ञानिक तरीका था। इसलिए यहाँ पे ऐसा डिसीजन आया है। एनओसी पर उच्च न्यायालय पूरे शहर को घोषित करने के लिए किस रूप में बताया? तो इन्होंने बताया कि पूर्ण अस्वीकार है, पूर्णतः ये अस्वीकार है, ऐसा उन्होंने न्यायालय ने माना है। न्यायालय माने कि पूरी तरह से अस्वीकार है, यह व्यापार संवैधानिक जो अधिकार है उसका उल्लंघन करता है। प्रश्न क्रमांक 34, वन विहार नेशनल पार्क में कौन सा पशु आदान प्रदान किया? तो बाघों के बदले शेर, इनका आदान प्रदान यहाँ पे किया गया, जो भोपाल में है वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, आगे हम बात करें प्रश्न क्रमांक 35, वन विहार नेशनल पार्क किस जल स्रोत के पास स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोजताल, भोपाल के पास है तो भोजताल में स्थित होगा। प्रश्न क्रमांक 36, मध्य प्रदेश में खजुराहो केन बेतवा परियोजना आधारशिला रखी है, कितने कृषक परिवारों को लाभान्वित होंगे? यहाँ पे 7.18 लाख। अब यहाँ पे केन को बेतवा से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बेतवा अगर देखें तो बुंदेलखंड के रीजन में बहती है, और यहाँ पर क्या है कि पानी की सबसे ज्यादा कमी हो जाती है, इसलिए केन नदी को बेतवा नदी के पानी से कैनल के थ्रू यहाँ पे जोड़ा जाएगा। अब केन बेतवा नगर की जो लंबाई है, नहर नहर की जो लंबाई, उसकी कितना बताया जा रहा है? तो इसकी लंबाई तो कितनी है? 221 किलोमीटर यहाँ पे इसकी लंबाई है। बाघ स्थानांतरण कितने बाघ मध्य प्रदेश भेजी जाएंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 12 बाघ मध्य प्रदेश में यहाँ पे भेजी जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 39, स्थानांतरण के लिए तहत बाघ किन रिजर्व में आएंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, बांधवगढ़, पेंच, कान्हा।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। एनटीसीए द्वारा स्वीकार्य बाघ स्थानांतरण कितने राज्यों में किया जाएगा? इसका क्या सही आंसर होगा? सही आंसर होगा सी, बी, 3। प्रश्न क्रमांक 41, भोपाल से पीथमपुर तक विषाक्त अपशिष्ट सुरक्षित कैसे परिवहित किया जाएगा? इसका क्या सही आंसर होगा? सही आंसर होगा इसका सी, ग्रीन कॉरिडोर सड़क मार्ग से। प्रश्न क्रमांक 42, विषाक्त अपशिष्ट के लिए कितने एयर टाइटर टाइटर कंटेनर उपयोग किए जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका सी, 12। प्रश्न क्रमांक 43, कर्मचारियों के जोखिम को कम करने के लिए विषाक्त अपशिष्ट संचालन की कितनी शिफ्ट होगी? तो 30 से 45 मिनट की शिफ्ट यहाँ पे करने की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे था, महू में अभी क्या हुआ है कि जो आर्मी वॉर कॉलेज में रक्षा मंत्री जी का आगमन हुआ था, उन्होंने बताया कि साइबर जो वॉरफेयर है, जो स्पेस वॉरफेयर है, वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बन गया और संबंध में यहाँ पे प्रश्न था। तो प्रश्न नंबर 45, रक्षा मंत्री ने महू में आर्मी, इसका तो सही आंसर गृह मंत्री होगा, सॉरी रक्षा मंत्री होगा, उनका आगमन हुआ 1:44 का। इसका रक्षा मंत्री महू ने आर्मी वॉर कॉलेज में स्कूल के साथ किस संस्था का दौरा किया? तो एमसीटीई का इन्होंने यहाँ पे दौरा किया। ठीक है, एमसीटीई का क्या है? मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से वो बोला जाता है। प्रश्न क्रमांक 46 या 46, आधुनिक युद्ध में उठा गया एक प्रमुख चुनौती कौन सी है? तो अंतरिक्ष युद्ध, स्पेस वॉर, साइबर वॉर, ये सारी जो इशू है आज की डेट में करंट में ज्यादा चर्चा में रहते हैं, यही यही उन्होंने कहा है। महू दौरे पर रक्षा मंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध का जिक्र नहीं किया गया? इसका क्या सही आंसर होगा? सही आंसर होगा डी, जल अधीन युद्ध का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। प्रश्न क्रमांक 48, भूमि प्रदूषण रोकने के लिए विषाक्त अपशिष्ट निपटान में क्या सावधानी बरती गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 2 परत लाइनिंग की यहाँ पे सावधानी यहाँ पे बरती गई है। प्रश्न क्रमांक 49, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल विषाक्त अपशिष्ट निपटान के लिए लगभग कितनी राशि आरक्षित की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 126 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे आरक्षित की है। प्रश्न क्रमांक 50, एनटीसीए द्वारा मंजूर इंटर स्टेट बाघ स्थानांतरण कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसको नियंत्रित करता है। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की वीडियोस भी आप जरूर फॉलो करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें।